हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी सीटेट हिंदी पेडागोजी की 7th क्लास है। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं टोटल आपको जो है 15 सेट्स प्रोवाइड करूँगी। इन 15 सेट्स को अगर आप कर लेते हैं तो आप हिंदी पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और आप जो है एक मैंने पेडागोजी की मैराथन आपको प्रोवाइड किया है, वो देख लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी प्लस पॉइंट मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ आपके साथ। इंग्लिश पेडागोजी अगर आपकी अच्छी है तो हिंदी पेडागोजी के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। 15 में से जो है आपको आउट ऑफ कितने मार्क्स जो है आज के इस क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको जो है डेट वाइज, क्योंकि आपको पता है आपके एक क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी के, ठीक है। सो आपको यहाँ पर मैं डेट वाइज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज मैं बता देती हूँ किस डेट का है ये है आपका 4 फरवरी 2023, ठीक है। तो 4 फरवरी 2023 को आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और इसमें जो भी आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। सो मैं आपको जो है सीटेट पेपर 2 के लिए है ये, ठीक है। पेपर 2 की हिंदी पेडागोजी की सीरीज चल रही है ये हमारी। सो ये प्रैक्टिस सीरीज है। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। वह किस बात का यहाँ पर आकलन करना चाह रही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया पहले वो बता देती हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। सो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम की, वो आपको जो है ज़रूर पढ़ लेनी है, सर्च कर लेनी है। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, गूगल पर मिल जाएगी, कहीं भी सर्च कर लेना, ठीक है, मिल जाएगी आपको। और ये जो थ्योरी है एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब ऐड हुआ है, देखिए ये ऐसा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी कि जरूरी नहीं है हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है ना। जो अदर सब्जेक्ट है उनकी पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आपका विश्लेषण करना चाह रही हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम जो क्वेश्चन बनाए हैं अनुच्छेद यानी किसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो है उससे 2 क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। तो जब आप एक टीचर जो है, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो आप जो है एक क्वेश्चंस तैयार करेंगे, स्टूडेंट्स को देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनका एनालाइज करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर विश्लेषण का ज्ञान क्या होता है, किसी चीज़ को आप कितना याद रख पा रहे हैं वो आपका ज्ञान है। समझ क्या है, यानी कि किसी चीज़ का आप कितने बेहतर तरीके से उसका अर्थ समझ पा रहे हैं वो आपका समझ होती है। अनुप्रयोग क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ आपने सीखी हुई है ना, तो आप उसका कितने बेहतर तरीके से उसका यूज़ कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपका अनुप्रयोग होता है। तो आई होप कि ये सभी टर्म आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि भाषा को अक्वायर करने के बारे में, अर्जन करने के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। बच्चों की गलतियों में वहीं का वहीं सुधार कर देना, तो ये हमारा अर्जन से रिलेटेड तो है ही नहीं। बच्चों को एक दूसरे से अंत्यक्रिया करने के मौके देना। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आप मान लीजिए बच्चों को जो है आप स्पीकिंग सिखाना चाहते हैं, भाषा अर्जन यानी कि भाषा को सिखाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेटर जो तरीका होता है वो होता है एक दूसरे से इंटरेक्शन करना। अगर एक बच्चा जो है क्या सीख रहा है, भाषा सीख रहा है, तो वो कैसे सीखता है आप खुद बताइए। आप कोई भी बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो भाषा कैसे सीखता है, अपने घर परिवार में जो है वो इंटरेक्शन करता है अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ, है ना। उसके बाद वो बाहर जा करके अपने पड़ोस के बच्चों के साथ करता है, फिर वो स्कूल में करता है ना। तो इस तरीके से वो आपस में इंटरेक्शन करके जो सीखता है भाषा को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के। देखिए आसपास के परिवेश में खोजबीन करेगा तो उससे क्या भाषा सीखेगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया। परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए, यानी कि रटने की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता है, यानी कि एनईपी 2020 के बारे में इनमें से जो सही नहीं है, नहीं नेगेटिव आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको कल वीडियो में भी कहा था, आपसे वहाँ कल भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो मैंने आपसे कहा था इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हिंदी पेडागोजी में नहीं किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। तो यही देखिए गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आंसर मिल चुका है, आप श्योर हैं, तो आपको बाकी का ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चारों में से एक ही ऑप्शन होने वाला है, आप सभी को पता है ना। तो क्या क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आपको एमआरपी फिल करना होता है। सो यहाँ पर देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो मातृभाषा होती है वो हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, यानी कि आपने अपने घर में जो है हिंदी सीखी हुई है, ठीक है, तो आपने इंग्लिश जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो क्या हिंदी भाषा आपको मतलब आपको हेल्प नहीं करती है ना। क्या हेल्प नहीं करती है ना। तो हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मातृभाषा हमारी जो है दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है, जबकि इसमें लिखा है कि वे दूसरी भाषा नहीं सीख पाएंगे अगर वो मातृभाषा में पढ़ते हैं। तो ये आपका गलत हो गया और ये गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉम चॉम्स्की का। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास नंबर 2 में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सो देखिए मोस्टली क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं पेडागोजी में, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर ये 15 अगर आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, नॉम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात
ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं जो क्या बनता है, कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, या सभी भाषाओं के अधिगम। तो देखिए अधिगम तो यहाँ से अधिगम लर्निंग तो हट ही जाएगा, क्योंकि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि हम जो है जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जन्मजात क्षमता होती है उनके अंदर किसी भाषा को अर्जन करने की। तो यहाँ अधिगम तो शब्द आ ही नहीं सकता, तो या तो फर्स्ट करेक्ट होगा या सेकंड। अब देखिए इन्होंने कहा था कि सभी भाषाओं का अर्जन कर सकते हैं, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सभी भाषाओं के अर्जन का ये क्या बनता है, आधार बनता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी भाषाओं के लिए कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सही विराम, यानी कि सही विराम का मतलब जैसे कि कॉमा लगाना, ठीक है, कॉमा और आपका जो फुल स्टॉप होता है ये सभी। और बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे अधिक बेस्ट होगा, यानी कि इन चीज़ों का आप जो है डेवलपमेंट करना चाहते हैं एक बच्चे में, तो यहाँ पर कौन सा मेथड जो है सबसे बेस्ट रहेगा वो आपको बताना है। बोधगम्यता यानी किसी चीज़ की समझ होना, मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलना, या फिर पठन यानी कि पढ़ना। अब देखिए पठन, सिर्फ पठन इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बहुत से लोग पठन भी कर सकते हैं इसका। देखिए पढ़ना कई तरीके से होता है, पढ़ना आप मन में भी तो पढ़ सकते हैं, तो आप उसमें बोल ही नहीं रहे हैं। लेखन, लिखना, तो देखिए इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो सही विराम चिन्ह कब कैसे यूज़ हो रहे हैं, कब हमें रुकना होता है, ये सारी चीज़ें जो है आप जब पढ़ेंगे तभी आप पता लगा पाएंगे। स्वर शैली, ठीक है, बोलने की शैली का आपका विकास तभी होगा जब आप खुद बोलेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बलाघात को भी बता देती हूँ। बलाघात क्या होता है, किसी शब्द पर अन्य शब्दों की अपेक्षा ज़्यादा बल देना। जैसे कि जब हम बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ तो बोलिए बोधगम्यता, है ना, क्वेश्चन मैंने अच्छा पढ़ा, सही विराम, बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन। तो आप बताइए बोधगम्यता, तो मैंने बोधगम्यता पर ज़्यादा बल दिया है ना, इसको हम बलाघात कहते हैं। तो जब हम इस चीज़ को कैसे सीखते हैं, जब हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तभी हम इन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बोलने से ही आएंगी, मौखिक अभिव्यक्ति से ही आएंगी। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको जो है बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, और आपको बताना कौन सा बटन है, बारीकी बटन है, सरसरी बटन है, बॉटम अप बटन है, आलोचनात्मक बटन है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई विशिष्ट जानकारी के लिए आप बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा सरसरी तौर पर पठन होता है। ठीक है, आप डीपली पढ़ रहे हैं, गहनता से पढ़ रहे हैं ना, और बहुत आराम से समझ कर पढ़ रहे हैं, वो आपका बारीकी से पठन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भाषा अध्यापक यानी कि एक लैंग्वेज के टीचर हैं आप, अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आप अपने विद्यार्थियों की नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, या फिर जो पाठ्य सामग्री है, ठीक है, उसमें आवश्यक चेंज करना चाहती हैं, बदलाव करना चाहती हैं, तो यह क्या कहलाएगा। देखिए अगर किसी की आवश्यकता के अनुसार अगर हम किसी चीज़ में बदलाव कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है अनुकूलन, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, इसको हम कहते हैं एडेप्टेशन इंग्लिश में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंत्यक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। यानी कि आप जो है इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना, और उनको स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे वो आपको बताना है। सो पहला है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए मुझे ऑप्शन नंबर 1 सबसे बेस्ट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, और करेक्ट है भी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जब स्टूडेंट जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो जब बच्चों को वो क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर देते हैं, तो उनका वो सेटिस्फाई होते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है, वो मोटिवेट होते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो इस तरीके से आपके और उनके बीच में इंटरेक्शन भी बना रहेगा और वो किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट भी रहेंगे। जब वो उनके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया जाएगा, सेटिस्फाई होंगे उससे, तो वो जो है आगे भी क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों, यानी कुछ पिक्चर्स जो है क्रम से रखी गई हैं, क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया है। कहानी कहने के लिए यानी कहानी उनको सुनानी है, कहानी बोलनी है। ठीक है, साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को सम्मानित करेगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, वाचन। वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना, और उनको जो है कहानी कहने के लिए बोला गया है, तो ऑब्वियसली बोलना ही होगा। तो श्रवण सुने, यहाँ पर वो कुछ सुन तो रहे नहीं है, ना ही कुछ पढ़ रहे हैं और ना ही वो कुछ लेखन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक यानी उनके रियल लाइफ से जुड़े हुए संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियाँ यानी कि रिलेवेंट एक्टिविटीज़, अर्थपूर्ण कार्य, मीनिंगफुल वर्क और बातचीत करने के विभिन्न अवसर, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अध्यापक यहाँ पर किस विधि का जो है अनुसरण कर रही हैं, तो इसको हम कहते हैं संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। इसको ऑप्शन नंबर जो है 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाते हैं। इसके आधार पर, अर्थों के आधार पर, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इस समूहीकरण को क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अध्यापक अर्थ के आधार पर शब्दों के समूह बना रही हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या कहेंगे, अर्थ विज्ञान समूहीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, कि यह किस रूप में जाना जाता है। तो ये आपका होता है द्विभाषिक विधि होती है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जिसमें जो
टीचर होती है वो क्या करती है, उनकी मातृभाषा का प्रयोग करती है उनको नई चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है। तो 2 भाषाएं हो गई, द्विभाषिक विधि हो गई आपकी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यानी कि आप जो है मान लीजिए आपने क्या कहा, कोई स्टोरी है, कोई नाटक है जिसका सारांश लिखने के लिए, जिसका सारांश करने के लिए, समरी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए उसको करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो मैंने अभी भी आपको बताया ब्लूम टैक्सोनॉमी से देखिए आपके इसी सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो एक बार सर्च कर लेना, इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए बच्चे किसी चीज़ का सारांश, किसी चीज़ की समरी तभी लिख पाएंगे जब वो चीज़ उनकी समझ में आई होगी, वो उस चीज़ का अर्थ समझ गए होंगे, तभी वो उसका सारांश लिख पाएंगे, ठीक है। समझ का मतलब होगा यहाँ पर किसी चीज़ को अपने शब्दों में एक तरीके से लिखना, सारांश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद लिखते समय यानी कि आर्टिकल लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। राइटिंग के मैंने बताया थे कुछ स्टेप्स होते हैं, और मैंने ये सभी आपको बताया था कि जो व्याकरण है, विराम चिन्ह है, वर्तनी है, तो ये कौन से स्टेप में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट होता है। ये हम संपादन के टाइम पर इनकी जांच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने जो है इस सीरीज़ की एक क्लास वॉच की है तो मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, एक क्वेश्चन करने में आई होगी, वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो वो भी आपने कर लिया होगा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आपको दिक्कत आई होगी। इसलिए अगर नहीं पढ़ी है थ्योरी तो आज इसको पढ़ लेना, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथावाचन मतलब कथा को बोलने से रिलेटेड, कथा को कहने से रिलेटेड, इनमें कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है, सही नहीं, गलत हमें ढूंढना है, ठीक है। यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है, तो सीख को याद कौन करेगा, है ना। तो यही गलत हो गया, और गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। जो कथावाचन होता है, क्या हमें किसी चीज़ को जो है जो कहानी है उससे जो हमें सीख मिली है उसको याद करने में मदद थोड़ी ना करेगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा था, 1 करेक्ट है। सो ये थे सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।